हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सी ए रवि प्रभाकर। आज इस वीडियो में बात करूंगा कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 की। ये स्कीम एक वरदान से कम नहीं है उन कंपनीज के लिए जिन्होंने डिफ़ॉल्ट कर रखा हो फाइलिंग से रिलेटेड। आफ्टर अवेलिंग दिस स्कीम आपको फाइलिंग रिलेटेड डिफ़ॉल्ट से मुक्ति मिलने वाली है। ये स्कीम 30 मार्च को सर्कुलर नंबर 12/2020 के अंतर्गत लाया गया था। इसका ड्यूरेशन है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक, जिसके बीच आप इसको अवेल कर सकते हैं। दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अ कंपनी विच हैज़ मेड एनी डिफॉल्ट इन फाइलिंग, बिकॉज यहाँ पर गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा चांस दे रही है टू फ्रेश स्टार्ट एज अ गुड कंप्लाइंट कंपनी विदाउट पेइंग एनी लेट फी और पेनाल्टी फॉर फाइलिंग ऑल बिलेटेड रिटर्न्स। शॉर्ट में अगर फ़ायदे की बात करें तो आपको कोई लेट फी या पेनाल्टी पे नहीं करनी है फॉर फाइलिंग बिलेटेड रिटर्न्स। अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन या पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उससे आपको इम्यूनिटी ग्रांट कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई इनएक्टिव कंपनी है तो उसके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो डोरमेंट कंपनी के लिए अप्लाई कर सकता है बाई पेइंग अ नॉर्मल फ़ी, या फिर वो नेम स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए जा सकता है। कोई इसके लिए एक्स्ट्रा फ़ी या पेनाल्टी नहीं लगेगा। डोरमेंट कंपनी के लिए अगर इनएक्टिव कंपनी अप्लाई कर देती है तो उससे उसको कंप्लाइंसेज में बहुत सारी छूट मिल जाती है। इस वीडियो में हम इस स्कीम से रिलेटेड सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। किस कंडीशन में ये स्कीम अप्लाई होगा, किस कंपनी पे होगा, किस कंपनी पे नहीं होगा, किस फॉर्म पे होगा, किस फॉर्म पे नहीं होगा, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आफ्टर एंडिंग दिस वीडियो आपको इस स्कीम से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज नहीं बचेगी। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बैकग्राउंड ऑफ दिस स्कीम, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम, applicability of CFSS scheme, guaranteeing immunity from proceeding and prosecution under CFSS, withdrawal of appeal before filing application under CFSS, cases where appeal could not be filed, application for issuance of immunity under CFSS, issuance of order guaranteeing immunity from penalty or prosecution, non-applicability of CFSS scheme, effect of immunity and CFSS scheme for inactive companies. You are watching Chartered Times, and it's a knowledge-sharing platform managed by finance and experienced professionals. It brings a lot of content about recent updates and developments, accounting standards like IFRS, US GAAPs, international taxation, stock market fundamentals and stock tips, corporate skills, and a lot of motivation as well. So if you have not subscribed our channel yet, please click this button. अब हम देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ दिस स्कीम। आखिर गवर्नमेंट को ये स्कीम लाना ही क्यों पड़ा? क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स की बहुत टाइम से डिमांड थी गवर्नमेंट से कि हमें एक अपॉर्चुनिटी दे दो कम से कम, ताकि हम सब अपना पेंडिंग रिटर्न और डॉक्यूमेंट फाइल करके अपने डिफ़ॉल्ट को ठीक कर सके विदाउट पेइंग एनी फी और पेनल्टी। और जबकि इस वक्त कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से सभी कंपनीज स्ट्रगल कर रही हैं फाइनेंशियली, गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लाकर उन्हें बहुत बड़ी राहत दी है कि आप अपने डिफ़ॉल्ट को इन ड्यू कोर्स ठीक कर लीजिए और आपको कोई लेट फ़ी या पेनल्टी पे नहीं करना पड़ेगा। यह स्कीम उन कंपनीज के लिए एक वरदान की तरह है, लेकिन उनको एक टाइम लिमिट के अंदर इस स्कीम को अवेल करना होगा। व्हाट इज़ CFSS? जैसा कि हमने पहले ही देखा, MCA हैज़ प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू कंपनी टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट इन देयर लाइफ बाई इशूइंग अ जनरल सर्कुलर नंबर 12/2020 डेटेड 30 मार्च। हम लोग जानते हैं कि कंपनीज को, सभी कंपनीज को एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट MCA के पास फाइल करनी होती है। इसके अलावा बहुत सारे और भी डॉक्यूमेंट्स और MCA और ROC के पास फाइल करने होते हैं, और इन सब के फाइलिंग की टाइम लिमिट, एडिशनल फ़ी सेक्शन 403 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखी है। और उसी एडिशनल फ़ी को वेवर करने के लिए इस स्कीम को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अब हम देख लेते हैं कि आखिर पर्पज़ क्या था गवर्नमेंट का इस स्कीम को लाने के पीछे, ताकि कंपनीज अपने फाइलिंग रिलेटेड डिफ़ॉल्ट को ठीक कर सके, कंपनी को एक फ्रेश स्टार्ट मिल सके एक फुली कंप्लायंट एंटिटी की तरह, कंपनी को थोड़ा रिलीफ मिल सके इस कोविड-19 पेंडेमिक के दौर में कंप्लायंस बर्डन से बाय गिविंग लॉन्गर टाइमलाइंस फॉर फाइलिंग, और कंपनीज को थोड़ा फाइनेंशियल बर्डन कम हो सके ड्यू टू लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डिफ़ॉल्ट और पेनल्टी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ CFSS 2020 स्कीम, किन किन कंपनी तथा फॉर्म्स पे ये स्कीम लागू होगा? ये डिफॉल्टिंग कंपनीज पे लागू होगा सिर्फ। डिफॉल्टिंग कंपनी मीन्स ए कंपनी डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 विच हैज मेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट, रिटर्न एक्सेट्रा इंक्लूडिंग एनुअल स्टैट्यूटरी रिपोर्ट ऑन MCA 21।
जिन फॉर्म्स पे ये स्कीम लागू होता है वो है MGT 7 जो कि एनुअल रिटर्न फाइलिंग के लिए यूज होता है, AOC 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए यूज होता है, PAS 3 रिटर्न ऑफ ऑटोमेट के लिए, MGT 14 फाइलिंग रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट विद रजिस्ट्रार के लिए यूज होता है, ADT 1 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के लिए यूज होता है, INC 20A डिक्लेरेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए यूज होता है, INC 22A एक्टिव कंपनी के लिए यूज होता है, DIR 12 अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन और चेंज इन डायरेक्टर के लिए यूज होता है। इस स्कीम का ड्यूरेशन है 1 अप्रैल 2022 30 सितंबर 2020। जो कंपनीज इस स्कीम को इस पीरियड के अंदर यूज नहीं कर पाती है उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के मूड में है। गारंटिंग इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसीडिंग एंड प्रोसिक्यूशन, कोई एडिशनल फी नहीं लगेगा फॉर बिलेटेड फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कोई प्रोसिक्यूशन और पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होगी कंपनीज के अगेंस्ट। इम्यूनिटी सिर्फ डिले के लिए मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी और डिफॉल्ट और कंसिक्वेंशियल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी नहीं मिलेगा इस स्कीम के अंदर। विड्रॉल ऑफ अपील बिफोर फाइलिंग एप्लीकेशन अंडर CFSS 2020, अगर किसी डिफ़ॉल्ट के लिए अपील में जा चुकी है कंपनी तो पहले उस अपील को विड्रॉ करना होगा, उसके बाद इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, और इस स्कीम के एप्लीकेशन के साथ प्रूफ ऑफ विड्रॉल भी लगाना होगा। वो केसेस जिनमें अपील फाइल नहीं हो सकता है वो है अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर ऑलरेडी पास कर दिया है फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी फॉर डिले इन फाइलिंग, तो ये स्कीम लागू नहीं होगा। जिन केसेज में अपील की लास्ट डेट 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच आता है उनको 120 डेज का एडिशनल पीरियड अलाउ होगा विथ इफेक्ट फ्रॉम सच लास्ट डेट टू ऑल द कंपनीज और द ऑफिसर्स टू फाइल देयर अपील। During the additional period, prosecution for non-compliance of order will not be initiated as far as it is related to delay in filing of any document, statement or return. Application for issuance of immunity certificate under this scheme. हमें कब इम्यूनिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा? इस स्कीम के क्लोजर के बाद इम्यूनिटी सर्टिफिकेट के लिए हमें अप्लाई करना होगा, और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यह एप्लीकेशन विद इन 6 मंथ ऑफ क्लोजर ऑफ स्कीम करना होगा। जिन केसेस में इम्यूनिटी सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं हो सकती है वो है यदि मैटर ऑफ एनी अपील इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, या फिर मैटर इज पेंडिंग रिलेटेड टू मैनेजमेंट डिस्प्यूट ऑफ द कंपनी बिफोर एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। इशुएंस ऑफ ऑर्डर ग्रांटिंग इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी ऑफ प्रोसिक्यूशन, हमने जो डिक्लेरेशन फाइल किया है एप्लीकेशन के अंदर उसी के बेसिस पे डिपार्टमेंट हमें इम्यूनिटी सर्टिफिकेट ग्रांट करेगी। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ CFSS 2020 स्कीम, जिन जिन कंपनीज और फॉर्म्स पे ये स्कीम लागू नहीं होता है उनको देख लेते हैं एक बार। अगर डिपार्टमेंट ने स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए फाइनल नोटिस भेज रखा है कंपनी को, या फिर कंपनी ने खुद ही स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए अप्लाई कर दिया हो, या फिर कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट स्कीम के अंतर्गत कंपनी का अमेलगेमेशन हो रखा हो, या फिर कंपनी ने डोरमेंट कंपनी स्टेटस के लिए अप्लाई कर रखा ऑलरेडी, या फिर वैनिशिंग कंपनी हो, इन केसेज में स्कीम लागू नहीं होगा। वो फॉर्म्स जिन पर ये स्कीम लागू नहीं होता उसमें फॉर्म SS7 आता है जो कि इंक्रीज इन ऑथोराइज शेयर कैपिटल के लिए यूज होता है, और CHG1, CHG4, CHG8 और CHG9 फॉर्म पे भी ये स्कीम लागू नहीं होता है कि जो उसकी चार्ज रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है। इस स्कीम का इम्यूनिटी इफेक्ट क्या होगा कंपनी के लिए? नो नीड टू पे एनी एडिशनल फी ऑन बिलेटेड फॉर्म फाइलिंग, अथॉरिटी विल प्रोवाइड इम्यूनिटी सर्टिफिकेट टू द कंपनी। ROC, अगर इन कंपनीज के अगेंस्ट कोई भी पेंडिंग प्रोसिक्यूशन केसेज है फाइलिंग से रिलेटेड तो उसे विड्रॉ कर लेगी। ROC अगर कोई भी पेनल्टी प्रोसीडिंग पेंडिंग है अंडर सेक्शन 454 तो उसे भी विड्रॉ कर लेगी। CFSS स्कीम फॉर इनएक्टिव कंपनीज, इनएक्टिव कंपनी को इस स्कीम का क्या फ़ायदा मिलेगा? जैसा कि हमने पहले ही देखा था, इनएक्टिव कंपनी के पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो डोरमेंट कंपनी स्टेटस के लिए जा सकते हैं बाई फाइलिंग फॉर्म MSC 1, या फिर वो नेम स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए जा सकते हैं बाई फाइलिंग फॉर्म STK 2। दोनों ही केसेज में उनको नॉर्मल फी पे करना होगा, कोई एडिशनल फी या पेनल्टी नहीं लगेगा उनके ऊपर। एक बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है, अगर हमने डिफ़ॉल्ट कर रखा है फाइलिंग से रिलेटेड तो इस स्कीम को किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, क्योंकि आफ्टर कंक्लूजन ऑफ दिस स्कीम अगर किसी कंपनी ने फिर भी फाइलिंग नहीं की और वो डिफ़ॉल्टिंग कंपनी बनी रहती है तो गवर्नमेंट का उनके अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का प्लान है। आपको किसी भी वजह से अगर इस स्कीम को लेने में या फिर कोई फाइलिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने कंसल्टेंट से संपर्क कर सकते हैं, या फिर अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप स्क्रीन पर गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी जितनी भी हेल्प हो सकेगी की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। So once again, I would request you to subscribe to our channel and share this video with your friends if you find it valuable. Thank you so much.